नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि नवमी है और चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। 26 जनवरी 2026 को पूरे देश ने गर्व, उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड इस राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आकर्षण रही, जहां राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र ने सामूहिक रूप से संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। परेड में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अत्याधुनिक हथियारों और स्वदेशी रक्षा तकनीक की झलक ने देश की बढ़ती सैन्य शक्ति को दर्शाया। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों ने भारत की विविधता में एकता की खूबसूरत तस्वीर पेश की। स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की रोमांचक फ्लाई पास्ट ने आसमान को तिरंगे रंगों से सजा दिया, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस अवसर पर नेताओं ने देशवासियों को एकता, संविधान के सम्मान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। देश भर में स्कूलों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने देशभक्ति गीतों और नारों के साथ इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निहिलिस्ट पेंगुइन वीडियो, जिसमें एक अकेला एडेली पेंगुइन अपनी कॉलोनी छोड़कर बर्फीले पहाड़ों की ओर चल देता है, 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है और 2026 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इसे जीवन की थकावट, अकेलापन और अस्तित्ववाद का प्रतीक मान रहे हैं, जिसके कारण यह मीम्स, पोस्ट और भावनात्मक कैप्शंस के साथ तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेंगुइन कभी कभी नेविगेशनल समस्या या व्यवहार की अनियमितता की वजह से अलग रास्ता चुन सकता है, लेकिन इंटरनेट पर इसे निहिलिस्ट पेंगुइन के रूप में एक दर्शनात्मक प्रतीक की तरह देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने दावा किया है कि जब पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी बलों ने कब्जा लिया, तब उन्हें और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को केवल 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि वे अमेरिका की शर्तें मान लें, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। रॉड्रिगेज के अनुसार यह धमकी इसलिए दी गई थी ताकि वे अमेरिकी मांगों के साथ सहयोग करें और राजनीतिक सत्ता को बचाए रख सकें। यह दावा एक लीक वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग में आया है, जिसने वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रॉड्रिगेज ने इस व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में बताया है, जिससे कूटनीतिक बहस और तीव्र हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती मजबूत कर दी है। खाड़ी क्षेत्र की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा गया है, जिसमें F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। साथ ही थ्याड एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर संभावित मिसाइल हमलों से सुरक्षा की तैयारी भी की गई है। विशेषज्ञ इसे ईरान पर दबाव बनाने या संभावित सैन्य विकल्प खुले रखने की रणनीति मान रहे हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह कदम निवारक और सुरक्षा के लिए है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले को वह पूर्ण युद्ध मानेगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में देश की सैन्य शक्ति और शौर्य का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक विशेष आकर्षण रही, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और रणनीतिक क्षमता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आकाश में राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना और ध्रुव हेलीकॉप्टरों की सटीक उड़ान ने दर्शकों का रोमांच बढ़ा दिया। स्वदेशी हथियार प्रणालियां, आधुनिक सैन्य वाहन और विशेष बलों की टुकड़ियों ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को दर्शाया, जबकि परेड ने एकता, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे 93,000 से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियों और नाबार्ड के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी और आरबीआई तथा NABARD सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में भी सुधार किया जाएगा। हिंदुस्तान समाचार के अनुसार इससे लगभग 46,000 सक्रिय कर्मचारियों, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 पारिवारिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की संभावनाएं तलाशना था। बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा डोनबास क्षेत्र रहा, जिस पर रूस अपना दावा मजबूत रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने से इनकार किया। बैठक को औपचारिक रूप से संरचनात्मक बताया गया, लेकिन किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। तीनों पक्षों ने भविष्य में फिर से वार्ता जारी रखने की इच्छा जताई है।
अमेरिका ने इसे शांति प्रयास की दिशा में प्रारंभिक कदम बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी 2026 में रूस से कच्चा तेल का आयात पूरी तरह रोक दिया है, जिससे भारत में रूसी तेल की खरीद कई वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच सकती है। इसके विपरीत सरकारी रिफाइनरियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिकॉर्ड 4.7 लाख बैरल प्रतिदिन बीपीडी की रूसी कच्ची तेल खरीदारी की, जबकि बीपीसीएल ने भी खरीद बढ़ाई है क्योंकि रूस डिस्काउंट के साथ तेल बेच रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीदने के तरीके बदल रहे हैं। रिलायंस की यह रणनीति प्रतिबंधों के अनुपालन और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता का संकेत भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशेष भूमिका निभाने और देश के उद्देश्यवती रणनीति को दुनिया के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। ऑपरेशन के समय मीडिया ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे दावों का पर्दाफाश किया और वास्तविक तथ्यों को उजागर किया, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को मजबूती मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने दावा किया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी के लिए व्हाइट हाउस के भीतर उपराष्ट्रपति JD वेंस, ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो और कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस नीतियां विशेषकर भारी टैरिफ और आंतरिक मतभेद दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित इस व्यापार डील को रोक रहे हैं और इससे अमेरिका भारत संबंधों में खींचतान बढ़ रही है। इस खुलासे ने अमेरिकी राजनीति में अंदरूनी विभाजन उजागर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज का मौसम अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है और 27 जनवरी को भारी बर्फ/बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में घना कोहरा, बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम अस्थिर रहेगा। ठंड और शीतलहर का असर बना हुआ है और तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे गणतंत्र दिवस के दौरान मौसम कहीं कहीं प्रभावित हो सकता है। लोगों को चेतावनी और सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने कड़ा रुख अपना लिया है और मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर शिमला, मनाली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। 26 से 28 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिससे सड़कें फिसलन भरी और कई मार्ग बंद होने की आशंका है। प्रशासन ने पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट देखते रहने और सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। बर्फबारी के कारण ट्रैफिक जाम और ठंड बढ़ने से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा और भारत चीन संबंधों पर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच रिश्तों में पिछले एक वर्ष में सुधार देखा गया है, जो वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शी ने दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी के साथ नाचते हुए के रूप में प्रतीकात्मक रूप से वर्णित किया और आदान प्रदान तथा सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताई, ताकि स्वस्थ और स्थिर द्विपक्षीय संबंध बनाए जा सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ के निवासी हैं, इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने और उन्होंने एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में लगभग 20 दिनों तक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान किए। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने रुख को लेकर चल रही अटकलों पर स्पष्ट बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी की लाइन का उल्लंघन नहीं किया है, भले ही उन्होंने इस मामले में अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया हो। थरूर ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में कहा कि उनका मतभेद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर था, न कि पार्टी के खिलाफ राजनीति करने का कदम, और वह अपने फैसले पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अहम कांग्रेस बैठकों में अनुपस्थिति पर पहले से पार्टी नेतृत्व को सूचित किया था और आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के झेजियांग प्रांत की 101 वर्षीय जियांग युएकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, क्योंकि उनका जीवन शैली आम स्वस्थ रहने के हर नियम को धता बता रही है। वे रात तक जागकर टीवी देखती, अक्सर लेट नाइट स्नैक्स और जंक फूड खाती हैं और सुबह लगभग 10 बजे उठती हैं, फिर भी स्वस्थ, सक्रिय और अपने सारे दांतों के साथ फिट हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक उनका तनाव मुक्त, शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण तथा नियमित नींद और जीवन का आनंद लेने वाला रवैया उनकी लंबी उम्र का मुख्य राज हो सकता है, न कि पारंपरिक कठोर स्वस्थ आदतें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने वरिष्ठ नेतृत्व और राहुल गांधी पर फिर हमला बोला है। आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल की इनसिक्योरिटी की वजह से प्रियंका गांधी कांग्रेस में आगे नहीं आ पा रही हैं। अहमद का दावा है कि राहुल गांधी अपने अंदरूनी भय के कारण पार्टी के रणनीतिक नेतृत्व में बहन को अवसर नहीं दे रहे और इससे कांग्रेस की मजबूती प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका का जन कनेक्शन और भाषण दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें पर्याप्त मंच नहीं मिल रहा है। यह बयान कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व बहस को उभार रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता और नियोम जैसे प्रोजेक्ट की विफलता ने दबाव बढ़ाया है, जिससे वित्तीय और राजनीतिक संतुलन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तेल की कीमतों में अनिश्चितता और तेल व्यापार पर वैश्विक दबाव से सऊदी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। इसी बीच सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में तनाव की खबरें हैं, जो खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का प्रभाव भी सऊदी रणनीति को चुनौती दे रहा है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति समीकरण बदल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्विस थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज (CHPM) की नई रिपोर्ट के अनुसार 7 से 10 मई 2025 तक चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट हवाई श्रेष्ठता हासिल की थी और इसी दबाव के कारण पाकिस्तान को युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए, जबकि पाकिस्तान की वायुसेना और हवाई रक्षा कमजोर पड़ गई। इस सफल रणनीति और दबदबे ने संघर्ष को जल्दी समाप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली में दिए गए सार्वजनिक भाषण पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि भारत द्वारा उन्हें बोलने की अनुमति देना भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम राजनयिक मानदंडों और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे बांग्लादेश भारत द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता है। हसीना ने अपने संबोधन में यूनुस सरकार को निशाना बनाया था, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल का खतरा बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस में संवाद की कमी और मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा भयंकर समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उचित मंच नहीं है जहां नेता अपनी बात रख सकें और राहुल गांधी से मिलना भी मुश्किल है, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। आल्वी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा जारी रहा तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का उभार और तेज होगा, क्योंकि मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस में नजरअंदाज महसूस कर रहा है। यह बयान शकील अहमद के आलोचनात्मक बयानों के बाद आया है, जो पार्टी के आंतरिक संकट को उजागर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद ने सियासत गरमा दी है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा है और सनातनी संतों के प्रति असम्मान दिखाया है, जिससे संविधान विरोधी रवैया सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि सत्ता का अहंकार और मुकदमों को हटवाना संविधान के खिलाफ है और भाजपा का धर्म विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने योगी सरकार की नीतियों को धार्मिक एवं सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति और आधुनिक डिफेंस तकनीक का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला, जिसे तस्वीरों में खूबसूरती से दिखाया गया है। परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन और विशेष कमांडो टुकड़ियों के साथ साथ आधुनिक मिसाइल सिस्टम, राफेल, सुखोई, मिग-29 और अन्य युद्ध विमान तथा सूर्यास्त्र व ब्रह्मोस जैसे हथियार शामिल थे। इन तस्वीरों में तीनों सेनाओं की ताकत, राष्ट्रीय एकता और देश की रक्षा क्षमताओं को दिखाया गया है, जिससे भारत की रणनीतिक मजबूती और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का संदेश विश्व स्तर पर गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 20 साल लंबी बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता पर अंतिम चरण तक पहुंचने का ऐलान किया है, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। इस ऐतिहासिक करार से 2 अरब से ज्यादा लोगों के बाजार जुड़ेंगे और व्यापार तथा निवेश में बढ़ोतरी होगी, खासकर वस्त्र, मशीनरी, फार्मा और सेवा क्षेत्रों में। समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क भी भारी कम हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा और यूरोपीय निवेश बढ़ेगा। यह सौदा वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को फर्जी फास्टैग एनुअल पास स्कैम को लेकर अहम चेतावनी जारी की है।
धोखेबाज नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक और संदेशों के जरिए खुद को आधिकारिक विक्रेता बताकर 1 साल का एनुअल पास बेचने का दावा कर रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को लगभग 3,000 रुपए तक का आर्थिक नुकसान और निजी डेटा चोरी का खतरा हो रहा है। NHAI ने स्पष्ट किया है कि फास्टैग एनुअल पास केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ही खरीदा या नवीनीकृत किया जा सकता है। अन्य किसी भी वेबसाइट या लिंक पर भरोसा न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।